नमस्कार फ्रेंड्स, मार्केट अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। दोस्तों, हर कोई ना स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहता है। हर कोई चाहता है यार कि हम पैसे लगाने के लिए तैयार है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। और पता है, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए हम जब पैसे लगाते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है ना, या तो पैसे गंवा देते हैं या फिर कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास जो पैसा होता है वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से स्टॉक मार्केट को समझ नहीं पाते हैं। हम स्टॉक मार्केट में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या गतिविधियाँ होती है, उन्हें हम समझ नहीं पाते। और उसको समझने के लिए हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना मैं HDFC बैंक का जो रिजल्ट है वो आपके सामने शो करूँगा और आपको एक ऐसी ट्रिक्स और ऐसा तरीका बताऊंगा जो आज से 10 साल पहले भी काम करता था और आने वाले 10 साल बाद भी काम करता था, जिसे कि हम मनी मैनेजमेंट के रूप से जानते हैं। और दोस्तों, ये मनी मैनेजमेंट जो होता है ना, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं, ये हर किसी के लिए काम करता है और हमेशा करते रहता है। तो ये मनी मैनेजमेंट होता क्या है और हम इसे कैसे हमारे ट्रेडिंग लाइफ में, इन्वेस्टिंग जो हम करते हैं उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्या क्या रूल्स है, क्या क्या नियम है, उसे हम समझते हैं आज के इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, आपके काम की वीडियो आपको देते रहें और नए नए अपडेट भी आपको पहुँचाते रहें। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं HDFC के रिजल्ट के बारे में, जो कि कल का अपडेट था। उसके बाद बात करते हैं अपन मनी मैनेजमेंट की। तो दोस्तों देखिए, HDFC बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के फोर्थ क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो पेश किया है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन साधारण भाषा में और साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिजल्ट में क्या क्या प्रॉफिट है और क्या क्या जो बेहतर बदलाव हुए उसको अपन साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है वो 8,190 करोड़ रुपए था पिछले वर्ष, जो कि इस बार 22% से बढ़कर 10,060 करोड़ रुपए हो गया है। और ब्याज आय, जो कि हर कंपनी का तो नहीं बोल सकते, जो बैंक का जो मुख्य इनकम स्रोत होता है वो, जिसे नेट इंटरेस्ट इनकम NII भी कहते हैं, वो HDFC बैंक का सालाना आधार पर बढ़कर 18,870 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि प्रतिशत में 10.2% होता है। HDFC बैंक का जो ग्रॉस NPA यानी नॉन प्रॉफिट एसिड है वो 1.26% से घटकर 1.70 पर आ गया है। वहीं नेट NPA 0.37% से घटकर 0.32% पर आ गया है। अगर रुपए में देखें तो ग्रॉस NPA जो है 16,113 करोड़ रुपए है, से बढ़कर 16,141 करोड़ रुपए हो गया। और वहीं NPA 4,676 करोड़ रुपए से घटकर 44,007.7 करोड़ रुपए पर आ गया है। अब ये NPA क्या होता है, यानी नॉन प्रॉफिट एसिड क्या होता है, इसको समझते हैं, जिससे हम बेहतर तरीके से रिजल्ट को समझ सकें। NPA मतलब अगर कोई व्यक्ति बैंक से पैसे या लोन लेकर उसे वापस नहीं करता तो इसकी जो गणना होती है ना, वो नॉन प्रॉफिट एसिड के रूप में होती है या मानी जाती है। साधारण शब्दों में कहें तो ऐसा प्रॉफिट जो किसी भी प्रकार का, या ऐसा एसिड्स जो कंपनी का कोई भी ऐसा एसिड है जो किसी भी प्रकार का प्रॉफिट ना दे रहा हो या आने वाले समय में किसी भी प्रॉफिट देने की संभावना ना हो, वो नॉन प्रॉफिट एसिड में आता है। तो अभी किसी भी कंपनी का जो NPA अगर कम हो रहा है तो वो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। जैसे कि अभी HDFC बैंक में इसका NPA जो है ना डाउन की तरफ गया, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा साइन होता है रिजल्ट के लिए। वहीं बात करें प्रोविज़न यानी भविष्य में खर्च होने वाले पैसे की, तो वो भी इस क्वार्टर में घटा है, जो 3,310 करोड़ रुपए है, जो पहले 4,690 करोड़ रुपए था। और बैंक के डिपॉजिट में भी बढ़त देखने को मिली, जिससे रिटेल डिपॉजिट 18.5% और होलसेल डिपॉजिट जो है 10% की बढ़त देखने को मिली है। दोस्तों, इस क्वार्टर में ना सासा यानी करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जिसे CASA या ज़्यादातर लोग इसे कासा ही कहते हैं, वो 7.5% लाख करोड़ रुपए पर रहा। अगर सालाना आधार पर बात करें तो इसमें 22% की बढ़त देखने को मिली है। और कासा का जो डिपॉजिट रेशो है वो 48% बढ़ा है, पिछले वर्ष 46% था। वही बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो है 4.0% पर है। दोस्तों, HDFC बैंक ने जो ना इस अवधि में या इस जो क्वार्टर है उसमें इमरजेंसी प्रोविज़न यानी आपातकाल के लिए उपयोग होने वाला जो पैसा है वो 9,685 करोड़ रुपए को रखा है। और इस मार्च तिमाही में HDFC बैंक का जो 563 जो है ना वो नई शाखाएं भी खोली है इसी क्वार्टर में, या आप बोल सकते इसी तिमाही में। जो इस साल इनकी जो टोटल अभी कुल मिला के जो शाखाएँ हैं 2022 में वो 6,342 हो गई है।
वहीं दोस्तों खबर ये भी आ रही है अभी HDFC बैंक के बारे में कि इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसकी इक्विटी शेयरों पर डिविडेंड का प्रस्ताव भी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जो कि 23 अप्रैल को होगी उसमें पेश करने का विचार कर रही है। अगर ये बात सही होती तो इक्विटी शेयरों पर शायद डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन अब ये क्लियर नहीं हुआ है कि देना ही है, क्योंकि अभी बोर्ड ऑफ मीटिंग जो 23 अप्रैल को होगी उसमें शायद इसका फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो दोस्तों यही था HDFC बैंक के रिजल्ट के बारे में। अब देखना ये होगा कि कल जो मार्केट खुलेगा इसमें इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। अगर मार्केट पॉजिटिव साइन में खुलता है तो लगभग मुझे लगता है HDFC बैंक में पॉजिटिव मोमेंट देखने को मिलता है। चलो एक नज़र उसके बाद बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की। तो दोस्तों मनी मैनेजमेंट जैसा हमने पहले बताया कि एक ऐसी चीज़ है, ऐसा टूल्स समझ सकते हो आप इसे यार, या ऐसा एक तरीका है शेयर मार्केट में या किसी भी चीज़ में जो आपको एक आज़ादी देता है, एक कंट्रोल देता है कि आप अपने पैसे को किस प्रकार से मैनेज कर सकते हो, कब खरीदना है कब बाय करना है। इसको अपन साधारण शब्दों में समझो। मनी मैनेजमेंट का सीधा सा अर्थ ये होता है कि अगर आप 10 रुपये लगा रहे हो तो आप उस 10 रुपये से 15 रुपये कमा भी रहे हो। अगर आप 10 रुपये लगाकर उसका 8 रुपये बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सही तरीके से मनी मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो। देखो मनी मैनेजमेंट का सबसे सही और सबसे बढ़िया रूल्स ये होता है कि हम जो स्टॉप लॉस लगाते हैं और जो हम टारगेट सेट करते हैं उसके बीच में हमें ये देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर है और हमारा टारगेट कहाँ पर है। अगर हमारा स्टॉप लॉस 2 रुपये का है तो हमारा टारगेट 4 रुपये का होना चाहिए। यही होता है मनी मैनेजमेंट। और अब हम स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टिंग में इसे कैसे उपयोग करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर तरीके से ये फॉलो करते हो ना, मान के चलो आपने कोई कंपनी का शेयर्स लिया जिसकी प्राइस आज मान के चलो 100 रुपये है और आपने उसका जो स्टॉप लॉस लगाया है वो 5 रुपये लगाया है, तो अब जो है जैसे ही अगर स्टॉक 95 रुपये पर आता है तो आपको किसी भी हाल में वहाँ से निकल जाना है। तो जब आप 5 रुपये का लॉस लेने के लिए तैयार हो तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर 110 रुपये का टारगेट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका जो प्रॉफिट है वो कवर हो पाएगा। मान के चलो अगर आप एक ट्रेड में 5 रुपये गंवाते हो तो ऐसे ही अगर आपके 3 ट्रेड फेल भी हो जाते हैं तो आने वाले समय में अगर आप 2 ट्रेड भी सही करते हो ना तो आपका जो टोटल जो लॉस है ना वो ये आने वाले 2 ट्रेड में कवर अप हो जाता है। तो यही होता है दोस्तों बेनिफिट मनी मैनेजमेंट का। इसको और भी ज़्यादा विस्तार से और भी ज़्यादा अधिक उपयोगी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे आने वाले वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आप भी चाहते हो कि हमें इस तरीके जो स्टॉक मार्केट में उपयोगी जानकारी अगर आप पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आने वाले समय में हम ऐसे ही स्टॉक मार्केट में जो उपयोगी चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करेंगे और जो उपयोगी अपडेटेड होते हैं उनके बारे में आपसे बात करना चाहेंगे और समझाना चाहेंगे, जिससे कि आप बेहतर तरीके से स्टॉक मार्केट में समझ सको, जान सको। और जो अपडेटेड हम दे रहे हैं वो सिर्फ आपको बताना नहीं है बल्कि आपको समझाना हमारा उद्देश्य होता है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों मनी मैनेजमेंट के एक ऐसे ही नए और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।